आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में मैं स्वागत करता हूं। तो आज की जो कोट है, इम्पॉर्टेंट कोट, वो कुछ इस प्रकार है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। ये कहानी है महात्मा गांधी जब हमारे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपने आश्रम में थे, तो स्ट्रगल के टाइम पे एक बच्चा उनके पास आता, एक माँ आती है उनके पास और बोलती है कि मेरा जो बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा मीठा खाता है, मतलब मैं इससे परेशान हो गई हूँ और इसका मीठा खाना छूट नहीं रहा है सर। तो आप बताइए, उनको सब महात्मा मानते थे भगवान के तौर पे कि इनसे क्या पता बोलने से ठीक हो जाए या कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप आज नहीं 2 दिन बाद आइएगा। तो 2 दिन बाद वो औरत आती फिर, तो उनसे बोलती है जी सर अब आप उपाय बताएं क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि मीठा खाना अच्छी बात नहीं है बच्चे, मीठा खाने से दांत सड़ जाएंगे या कुछ भी उस बच्चे को भला फुसला के बताया कि मीठा खाना अच्छी बात नहीं है और ये तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मत खाओ। तो उनकी माँ जो पूछती दोबारा कि आपने यही बात कल क्यों नहीं कही, मतलब 2 दिन पहले क्यों नहीं कही। तो उन्होंने कहा कि मैं भी वही प्रॉब्लम से था जिस प्रॉब्लम से आपका बेटा गुजर रहा है, कि मुझे भी मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी और जब आपने मेरे पास आके ये बात कही कि मीठा खाना अच्छी नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो पहले मैंने 2 दिन में ऐसी कोशिश की कि मैं मीठा पूरे दिन तक 2 दिन ना खाऊं और मैंने वो छोड़ा है। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो यही उनकी कोट को बताती है कि बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब वो बदलाव तुम पहले स्वयं में करो, तब किसी दूसरे को ज्ञान देना कि आप ऐसा बदलाव लाइए या अलग अलग चीज़ें लाइए। इसके साथ हम अपने इम्पॉर्टेंट डे की ओर बढ़ें। तो इम्पॉर्टेंट डे मतलब आज का क्या इम्पॉर्टेंट वीक है, वो वीक है इंटरनेशनल डे फॉर एंटी माइक्रोबियल। मतलब अभी के टाइम पे जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंट वे में जैसे फीवर है या अलग अलग जितने भी डिजीज़ हैं उसको लेके जब एक ही दिन किसी का ऐसा होता है कि भाई बीमार पड़ गए, तो पहले दूसरे दिन ही हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि एक अभी तुम बता रही थी कुछ देर पहले कि मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा माइंडसेट बन गया है कि ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है एंटीबायोटिक खा लें। उसमें सबसे फेमस टैबलेट का नाम आता है पैरासीटामॉल। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक खाने की, तो एंटीबायोटिक खाने से हमारे यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंट क्रिएट होता है बॉडी में। जब आप एक बार एंटीबायोटिक ले लेंगे तो जो बीमारी है आपके शरीर में उससे लड़ गई, और अगली बार जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका डोसेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी mg लेवल ऑफ उसकी जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। उससे आपके बॉडी में रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि एंटीबायोटिक आपकी जो टैबलेट्स है वो काम में ही नहीं रहेंगी। आपका बॉडी इम्यून सिस्टम रेजिस्ट कर ही नहीं पाएगा उस बीमारी से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे अभी बात करें 2 एग्जांपल्स की, एक तो हो गया वेजिटेरियन लोग जो प्लांट से और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट चीज़ें खाते हैं, एक हो गया नॉन वेजिटेरियन या ओमनीवोरस का, ये सभी चीज़ें खाते हैं। तो हम लोग ह्यूमन में 2 प्रकार के हैं। पहले वाले प्लांट में हम एंटीबायोटिक चीज़ें डालते हैं जिसको फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कहते हैं। तो उसमें जो एंटीबायोटिक रहती है वही एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाती है इनडायरेक्टली। फिर जानवर को भी बीमारी से बचाने के लिए, चाहे वो मांस मछली, जैसे हम मान के चले कि चिकन है या और अलग अलग गोट है, उन सब चीज़ों को जो खाते हैं उसमें उनको भी दिया जाता है एंटीबायोटिक, उनको भी बीमारी से बचाने के लिए। तो जब ये दोनों एंटीबायोटिक आपके बॉडी में जाता है और ऊपर से आप भी एंटीबायोटिक लेते हैं, तो जो इतना हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक आपका बॉडी रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है और जब आपको वाकई में बीमारी होती है तो टैबलेट काम ही नहीं करता है। मतलब वो टैबलेट आपके किसी काम का नहीं रहता। और दिक्कत यहाँ निकल के आती है कि आप जब सोचते हैं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और लंबा, तो आपको डोसेज बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान के चले हम कि पहले आपको बुखार लगा तो बुखार लगने से आप 250 mg की टैबलेट से आपकी बुखार चली गई, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कि आपका सर दर्द दे रहा है एंटीबायोटिक ले लें, या थोड़ी फीवर आ गई, घर का कोई उपाय नहीं अपनाने के तौर बजाय आपने फिर से एंटीबायोटिक ले लिया, तो जब इंटेंस में आपकी फ़ीवर आएगी दोबारा तो आपको 250 से बढ़कर 500 mg वाला टैबलेट लेना पड़ेगा। और दिक्कत वहीं होती है हमारी बॉडी को, क्योंकि जब चीज़ें एक्सट्रीम पे जाती है तो एक लिमिटेशन है डोसेज का, वो लिमिटेशन हिट कर जाता है। फिर वहाँ से आपको इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाती है और वो बड़े मतलब डिज़ीज़ को जन्म देती है, कह सकते हैं। तो ये जो डे है, डे नहीं है पूरी वीक है, इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये
कह सकते हैं प्रॉब्लम है हमारे देश पूरे वर्ल्ड में, एंटी माइक्रोबियल वीक मनाया जाता है। आज से लेके 18 नवंबर से लेके ये 24 नवंबर तक चलेगा पूरा। तो पूरी वीक रखी गई है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए कि जितना हो सके आप एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल टैबलेट्स हैं, उसकी यूज कम करें। अगर आप घर के मतलब हमारे यहाँ तो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो प्रूव्ड हैं। वो आयुर्वेद में भी काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अभी भी और लिमिटेड नॉलेज हैं, तो आप वही लें जो प्रूव्ड है। या हमारे माँ पिताजी दादा दादी शुरू से करते हैं, जैसे काढ़ा हो गया, जैसे हल्दी दूध हो गए। इस प्रकार के काफ़ी सारे नुस्खे या चीज़ें उनका उपयोग करें इंस्टीड ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो ये हमारा पूरा जो वीक आने वाले समय में और भी इस पे आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आते रहेंगे। तो इसका जो मेन थीम है वो यही है, ग्लोबल अवेयरनेस फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब लोगों में रेजिस्टिविटी कम हो और इस तरह के टैबलेट्स के जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं उसमें इजाफा ना हो और नीचे केसेस कम आए, इसलिए अवेयरनेस के लिए रखा गया है। जो दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, वो है तो हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 देश इन्वॉल्व हैं। 2 देश क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि हाल ही में हमारी राष्ट्रपति के द्वारा वो बोत्सवाना जो एक कंट्री है, आपको लोकेशन वाइज मैं बता दूं कि अफ्रीका की एक नेशन है, साउथ अफ्रीका, शायद आप लोग जानते होंगे। साउथ अफ्रीका के जस्ट उत्तर में यानी नॉर्थ में बोत्सवाना एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वो कंट्री से हमारे देश में करीब 8 चीता आ रही है, ट्रांसलोकेशन हो रही है 8 चीता। और मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले, शायद एग्जैक्ट नहीं पता, और भी चीता ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे देश में। और एमपी के वन संरक्षण शायद किसी टाइगर रिज़र्व में या चीता रिज़र्व में, वहाँ उसको रखा गया और देखभाल कर रहे हैं। तो अभी हम चीता मतलब ट्रांसलोकेट क्यों कर रहे हैं, पहले भी कर चुके थे, फिर से दोबारा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में 1947 में लास्ट 3 चीता थे। उसको महाराजा रामानुज प्रताप सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, और इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि प्रिंसली स्टेट सब एंड फ्रीडम था उनके पास, वो कुछ भी कर सकते किसी प्रकार का। तो लास्ट जो 3 चीता बचे थे, उन तीनों चीता को उनके द्वारा शिकार में मार दिया गया। तो जो भी चीता, वो लास्ट 3 ही चीता थे। तो आने वाले 2-3 साल में जब रिसर्च हुई, पता चला, तो ऐसा पता चला कि अब हमारे देश में एक भी चीता नहीं बचा। और 1952 में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि वी डोंट हैव एनी सिंगल चीता इन आवर कंट्री। तो 1952 से लेके आज का समय है, हमने काफ़ी बार ट्राई किया, टॉक्स हुए बाकी नेशन से कि चीता को लाया जाए वापस से। क्योंकि जब मायने इसलिए चीता वो रखता है ना, क्योंकि पूरी इकोलॉजी है हमारी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम में क्या है कि मतलब जैसे कोई जानवर जाता है, एक मच्छर भी जा रहा है, तो मच्छर के मरने से क्या होगा, पूरी इकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। या आप एग्जांपल है, जैसे चाइना में चिड़िया को ख़त्म कर दिया गया था माओ ज़ेडुंग के द्वारा रिवॉल्यूशन के टाइम पे। तो इस रिवॉल्यूशन के टाइम पे चिड़िया ख़त्म होने से काफ़ी सारे वहाँ जो पेस्ट जो नेचुरल जिसको कहते हैं खेतों में जो कीड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे चिड़िया, वो बंद हो गया। फिर उससे क्या, फसल गलने लगी। मतलब काफ़ी समय पहले 1948 के टाइम पे चाइना में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि लीडर थे उसके माओ ज़ेडुंग, जिनको वहाँ का CPI का यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPCCI शायद ऐसा ही कुछ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है उसके द्वारा उनको लीडर वो थे वहाँ के। और उस टाइम पे उनके द्वारा पता नहीं किसी रीज़न से, एग्जैक्ट नहीं पता, वहाँ उस देश की लगभग चिड़िया की जो प्रजाति उसको मार दिया गया। और वहाँ प्रॉब्लम ये निकल के आई कि उन चिड़ियों के मरने के कारण जो कीड़े मकोड़े छोटे होते थे, जो पेड़ पौधों को खाते थे, पत्तों को, उनकी बैलेंस एक्यूरेट थी। उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा लिमिटेशन में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उससे क्या हुआ, जितने भी फसल्स हैं, अलग अलग फसल हैं या पेड़ पौधे हैं, वो अचानक से मरने लगे। और वहाँ क्या आ गई, फेमाइन, बहुत बड़े लेवल पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इकॉनमी पूरी डाउन हो गई, देश बर्बादी की ओर जाने लगा। तो ये चिड़िया एक बेसिक एग्जांपल है कि किस तरह से इकोसिस्टम हमारा मेंटेन्ड है हमारे साथ। मतलब अगर जो एक मामले में कहें तो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ह्यूमन के जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क यहाँ के अलग अलग जानवर को जाने से हमें पड़ेगा। क्योंकि हमें पहली बात तो हमने फूड साइकिल बचपन में पढ़ा था, उस फूड साइकिल में ह्यूमंस की जो आप साइकिल में देखेंगे तो साइकिल से बाहर हैं हम,
चेन है जो फूड चेन या फूड साइकिल, उस फूड चेन साइकिल से ह्यूमंस बाहर है। क्यों? क्योंकि हम ओमनीवोरस हैं और हमें जो मिल जाए वो हम खाते हैं सर्वाइवल के लिए। लेकिन बाकी जो जानवर है वो पूरा साइकिल क्रिएट किए हुए हैं। वो साइकिल में एक भी कोई ऑर्गेनिज़म या वहाँ से चीज़ ऑर्गेनिज़म निकल गई तो वो पूरा साइकिल बर्बाद हो जाएगा। तो उसी प्रकार चीता हमारे देश से ख़त्म होने के कारण जो काफ़ी सारे अलग अलग जानवर थे जिनको वो खाता था, उसके पॉपुलेशन बढ़ेंगे। फिर क्या पता उसके कारण हैबिटेट मेंटेन होता है वो अलग चेंज हो जाएगा। एक हम पढ़े हुए नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें क्या होता है कि जब काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसको हम और आप नहीं रोपते हैं या उगाते हैं, लेकिन वो अपने आप उगती है। क्यों? क्योंकि उसमें एनिमल्स का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दूसरा नेचर का होता है। एनिमल्स अपने भोजन हाथ पैर के द्वारा कहीं फंस जाए तो साथ में लेके चली जाते हैं, चिड़िया हो या कोई जानवर, और वो वहाँ गिरा देते तो फिर चीज़ें वही साइकिल बनती है, वो पेड़ बन जाता है। तो ये पूरा साइकिल को मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने यही कोशिश है कि जितने भी ऑर्गेनिज़म या जितने भी हमारे स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे देश से, उनकी हैबिटेट को वापस से मेंटेन किया जाए और उनकी पॉपुलेशन को वापस से रिवाइव किया जाए। इसी संदर्भ में हम बोत्सवाना गए हमारी राष्ट्रपति, और वहाँ से 8 चीता आने वाली है। और हमारे देश के अलग अलग वन संरक्षण जो जूज़ हैं या जू नहीं, वन संरक्षण एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स, उसमें उनको रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में वो हमारे ढल रहे हैं या नहीं। जो चीज़ उनकी कमियाँ उनको पूरी की जाएगी। मैं आपको एक जीके के हिसाब से भी और इम्पॉर्टेंट कंसर्निंग थिंग के हिसाब से भी, पूरे दुनिया में 2 प्रकार के चीता होते हैं। पहला जो अफ्रीका में पाया जाता है अफ्रीकन चीता, दूसरा होता है एशियाटिक चीता। तो एशियाटिक चीता की जो संख्या है वो मात्र 50 से 60 बची है, और एशियाटिक चीता के नंबर में ही हमारा देश भी आता था। लेकिन हमारे देश में भी अब 0 था, लेकिन हाँ धीरे धीरे हमने अफ्रीका के चीता को हमारे यहाँ लाया है। उन लोग इस हैबिटेट को धीरे धीरे यूज़ टू होके, और अभी उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है और किया जा रहा है। लेकिन बात करें एशियाटिक चीता की, तो पूरे विश्व में सिर्फ ईरान ही ऐसा देश है जहाँ 50 से 60 की संख्या में मात्र पाए जाते हैं वो। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के थोड़े स्ट्रक्चर में काफ़ी कम मतलब आपको बदलाव दिखेगा, लेकिन उनका इन्वायरमेंट बहुत अलग है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ तीनों रेखाएं पार होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हमारा क्या होता है वो इक्वेटर भी। तो अफ्रीका में क्या है, तीनों मौसम रहती हैं। तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उस मौसम के हिसाब से ढले हैं। एशिया में क्या है, मोस्टली अगर एशिया की बात करें, ख़ास करके ईरान की, तो गर्म जगह है और उस हिसाब से वो जानवर वहाँ ढले हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे देश में वो जानवर आके और हमारे हैबिटेट को अपनाएं और पॉपुलेशन वापस से रिकवर हो उनका, ताकि धीरे धीरे आने वाले समय जो हमारा गोल है इकोलॉजी या इकोसिस्टम को मेंटेन करने का, वो हम पूरा कर सकें। ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है हमारे पड़ोसी देश से, जिसको लगभग लोग जानते ही होंगे, बांग्लादेश में 2024 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट के द्वारा। उस प्रोटेस्ट में मतलब इतनी बड़ी प्रोटेस्ट वो थी कि वहाँ की सरकार को पलट दिया गया। शेख हसीना को इतना ज़्यादा मतलब खतरा आ गया था, उनके जान पे तक बनाई थी कि उनको वहाँ से फ़्लाई करना पड़ा, और फ्लाई करके वो इंडिया में शरण ली हैं। अभी इंडिया में वो है, इंडिया के प्रोटेक्शन में। तो अभी क्या हुआ, अभी इस पर आर्टिकल ये अपडेट आया है कि शेख हसीना के द्वारा मतलब शेख हसीना पे काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगा था वहाँ के कोर्ट में। उसमें जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि वहाँ जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें वहाँ बड़े पैमाने पे उनके ऑर्डर पे वहाँ स्टूडेंट पे गोली चलाई गई, और इनको सीधा एक टैग बोले जो हम जानते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के ख़िलाफ़। और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। मतलब ये एलिगेशन या ये टर्म अगर जो किसी के साथ जुड़ जाए तो वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल के तौर पे हो जाता है, और क्रिमिनल अगेंस्ट पूरे ह्यूमन समाज, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और यही कोर्ट में उन पे एलिगेशन लगाई गई और कोर्ट के द्वारा उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। और लेकिन हमारे देश के द्वारा टॉक्स जारी हैं, उनको ऐसा कहा जा रहा है हमारे देश के द्वारा कि जब वहाँ पे जुर्म मतलब कन्विक्ट है ही नहीं, कोर्ट में है ही नहीं वो, तो आपने कैसे सुना दिया उसके बिना बयान को सुने हुए। तो ये पूरी तरीक़े से जुडिशियल तरीके से है ही नहीं, ये इनजस्टिस है।
जब वहाँ कन्विक्ट रहेगा वो अपनी बात कहेगा कि हाँ माय लॉर्ड या हाँ माय जस्टिस, हमने ये गलती नहीं की, या चीज़ें वो तथ्य रखेगा अपना। लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश में है ही नहीं काफ़ी दिन से, और उनके ना होने के बावजूद भी उनको सज़ा सुना दी गई है। अब ये हमें देखना है कि हम इसको कैसे डिप्लोमेटिकली मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर थी जब उनके पास पावर था या जब वो सत्ता में थी। लेकिन उनके जाने के बाद जो गवर्नमेंट आई है वो गवर्नमेंट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिखा रही है अपने व्यवहार में, अपने कमेंट्स में। जैसे कुछ ही दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री वो गए थे बांग्लादेश के विज़िट पे। तो बांग्लादेश के विज़िट पे जाने के टाइम पे उनके द्वारा उनको गिफ्ट किया गया बैग, उस बैग में मैप था और कुछ पार्ट इंडिया का भी था, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारा कुछ पार्ट रखें, हम उसको लेंगे। यानी कुछ वो सीधी बात हम कहें तो वो अपने दिखा रहे हैं पहले का रिलेशन बदलाव, कि जो हमारे बीच में पहले डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशन था वो धीरे धीरे नहीं रहा, और हम धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। और जो मतलब बोलना तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश था जो एक समय पूरे बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहता था। उसकी आर्मी पूरी वहाँ उतर गई थी और जेनोसाइड हो रहा था वहाँ पे। ये बात 1971 की है। स्टैटिक न्यूज़ के तौर पे आपको याद रहना चाहिए कि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के, वो सोचिए कि वो फ्रीडम फाइटर की बेटी को आज डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है उसी देश में। चलो मानते हैं उनके पे एलिगेशंस होंगी, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी और शेख मुजीबुर रहमान को भी उसी देश में मार दिया गया था कुछ ही दिन बाद, 1971 में आज़ाद करने के बाद बांग्लादेश को। तो वहाँ शुरुआत से ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी पार्टी रही है जो एंटी इंडिया रही है, आज़ादी के पहले से, 71 के पहले से, 71 के बाद से। और वही पार्टी आज पावर में आने वाली है, जो पाकिस्तान प्रो पार्टी जिसको कहते हैं, कि पाकिस्तान का सपोर्टर है वो, और रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा है वो अपने आप, और उसी का उल्टा सीधा शेख हसीना की पार्टी। तो ये अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अगर जो उस लीडर को बचाने में सक्षम रहते हैं तो आगे चल के क्या पता फिर से पार्टी में चेंज आए, वहाँ की सरकार बदल जाए, तो शेख हसीना पावर में वापस से आएगी और इंडिया की पॉलिसीज़, इंडिया के जो रिलेशन थे वापस से हम रिवाइव करेंगे और चीज़ें शांतिपूर्वक चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान हमारा शुरू से दुश्मन रहा है, नेपाल में भी अनसर्टेनिटी आ गई है, इंसर्जेंसी आई हुई है, फिर हमारा रहा बात तिब्बत भी हमारा रहा नहीं, अफ़गानिस्तान में भी अभी तालिबान का है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उससे हमारा बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन हम उससे सतर्कता मेंटेन करें, यही हमारी सबसे बड़ी बात है। फिर रही बात श्रीलंका भी वही है। तो हमारे चारों तरफ से डिप्लोमेटिकली हम घिरे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि धीरे धीरे करके अपने पड़ोसी देशों को समझाएं और उनकी जो गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और एक जो पीस चल रहा था पहले से या काफ़ी हद तक चल रही थी उसको मेंटेन करें और रिवाइव करें। इस आर्टिकल में यही कहा गया है। अब देखना ये है कि शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं कि नहीं, उनको डेथ सेंटेंस जो सुनाया गया है वो उन्हें रियली में दिया जाता है कि नहीं, और इंडिया का इसमें क्या रोल है, अगले आने वाले समय में हम देखेंगे इसको। एक बहुत काफ़ी दुखद सूचना है, वो मतलब 45 लोग जो हमारे भारतीय पिलग्रिमेज वो गए हुए थे सऊदी अरबिया में, मक्का मदीना, जिसे हज कहते हैं। हज एक ऐसा रिलीजियस पिलग्रिमेज है, मतलब जैसे हम बात करें इंडिया की जो मेजॉरिटी रिलीजन है हिंदू, 4 धाम की यात्रा करती है, उसी प्रकार के मुस्लिम समाज में या इस्लाम में बहुत बड़ा एक अपने आप में कह सकते हैं वो उपलब्धि है कि जब आप हज पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हज पे जाने से पहले आप अपने फैमिली को पूरी तरीके से स्टेबल कर दीजिए, वो रूल है उसका, और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी एक तो हारमनी मेंटेन करने के दोबारा ही जा सकते हैं। तो एक पूरी बहुत सारी फैमिली हज जा रही थी सऊदी अरबिया में, और उनकी बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई, उसके कारण वो बस जल गई और उसमें करीब 45 लोगों की मौत हो गई, वहीं स्पॉट डेथ। तो मतलब ये बहुत अचानक हुआ, और कह सकते हैं इसमें भी चीज़ें जांच चल रही है, लेकिन एक सर्वाइवल है, थोड़ी खुशी की किरण है वहाँ पे कि एक सर्वाइवल बचे हैं। चीज़ें पता अभी नहीं लगी कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। पहली बात तो इसमें 2 नेशंस एक साथ आ गए, इंटरनेशनल हो गया अपने आप में,
क्योंकि हमारे देश के 45 लोग की मौत हुई है दूसरे देश में, जो कि कहाँ है, मिडिल ईस्ट। सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है और यहाँ हमारे देश से बहुत बड़े पैमाने पे इमिग्रेंट जाते हैं कमाते हैं और वहीं रहते भी हैं। तो ये और एक दूसरा 2 तरीके से इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं। पहला तो पिलग्रिमेज करने हज पे, दूसरा वो जाते हैं काम करने। वो रिलीजियस नहीं है, वो सभी लोग जाते हैं काम करने। तो वहाँ एक मतलब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि वहाँ काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो इंडियन है, या कह सकते हैं पाकिस्तानी, एशियन इस साइड वाली, साउथ एशिया जिसको कहते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट चीज़ें जो हमारी लोगों की शव हैं उसको किस तरीके से इंडिया लाया जाता है। हमारी मिनिस्ट्री का डेलीगेट वहाँ कुछ दिन में जाने वाले हैं, शायद पहुँच भी गए होंगे। तो वहाँ जाके वो यही सारे प्रोसेस को ईज़ी बना के अब इंडिया में लाएंगे। और एक हेल्प सेंटर भी बनाया गया है, उनकी फैमिलीज़ को डायरेक्ट बताया जाए कि किस सिचुएशन में आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो हैं और कब उनको वापस भारत लाया जाएगा। इससे जुड़े में हमारे तो बहुत दुख की बात है, लेकिन सऊदी अरबिया न्यूज़ में है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ दिन पहले से ही न्यूज़ में था, वो है कफ़ाला सिस्टम। कफ़ाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी लोग सऊदी अरबिया में काम करने जाते हैं वो सऊदी अरबिया के नहीं हैं, तो उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट के बाद उनको अपना पैन कार्ड और एक तरीके से कहें तो उनका अपना फ्रीडम भी बंद किया जाता है, अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ट्रेड जैसे कहते हैं टेंडर होता है कि आप एक टेंडर पास किए, वहाँ के काफ़ी सारे बड़े ओनर्स, इतने सारे इमिग्रेंट जो भी आए हैं जॉब करने, उसको अपने कंपनी में हायर कर लिए, एग्रीमेंट साइन करवाएं। उसके बाद जब तक का एग्रीमेंट है तब तक आप कहीं और काम करने नहीं जा सकते, आपका पासवर्ड उनके पास रहेगा और आप देश छोड़ने का क्या, वहाँ कंपनी छोड़ने का भी नहीं सोच सकते। तो वॉट एवर कंडीशन शुड बी देयर, यू कांट लीव दैट। तो यहाँ क्या था दिक्कत की, यहाँ क्या दिक्कत था कि जो सिस्टम, इसके कारण लिमिटेशंस ये निकल के आ रही थी कि अगर जो उनको किसी प्रकार की उनके फ्रीडम से खिलवाड़ किया जा रहा था या उनको काफ़ी ख़राब कंडीशन में काम करना पड़ रहा था, वो होने के बावजूद भी उसको उससे बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन हाल ही में अभी ऐसा कहा जा रहा है, चांसेस पूरी 100% है कि ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो प्रिंस सलमान है वो काफ़ी न्यू और मॉडर्न लीडर है अपने पापा कंपैरिजन, अपने पिता कंपैरिजन में। वो चाहते हैं कि सऊदी अरबिया की इकॉनमी होलिस्टिक हो और मल्टी डायमेंशनल हो और ये सब जो पुराने ट्रेडिशनल लॉज हैं उसको ख़त्म करें। तो ये हमारी लास्ट आर्टिकल थी। आपको कल ही इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।